नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 जो बिल्स लोकसभा में पास हुए हैं उनके अगेंस्ट। प्रोटेस्ट है क्या किसानों का? हिंदू में ये छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा आर्टिकल है। दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम अफगान पीस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और तीसरा इंडिया जापान टाइज के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसानों के प्रोटेस्ट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले काफ़ी दिनों से किसान जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 बिल्स के खिलाफ, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान। सरकार जून में 3 ऑर्डिनेंसेस लेकर आई थी और उन्हीं ऑर्डिनेंसेस को कानून में कन्वर्ट करने के लिए बिल प्रेजेंट किए गए हैं पार्लियामेंट में। अब ये बिल्स लोकसभा में पास भी हो गए हैं और इन्हीं के अगेंस्ट किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो कौन से ये 3 बिल हैं? फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, उसके बाद फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, तीसरे नंबर पे अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। मेन जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो पहले बिल के अगेंस्ट है। इस बिल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले लास्ट के जो 2 बिल्स हैं जिनके खिलाफ किसान कोई खास प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये दूसरे नंबर वाला जो बिल है ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है। जैसे मैकडोनल्ड को अपनी दुकान चलाने के लिए आलू की आवश्यकता होती है, तो पहले ही मैकडोनल्ड के द्वारा किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाए कि आप हमें इस महीने में इतना क्वांटिटी आलू दे दीजिएगा इस क्वालिटी का, और इसके लिए हम इतना पैसा आपको देंगे। अगर इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो प्राइस एश्योरेंस होता है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारी फसल का उचित दाम मिलेगा। दूसरा फ़ायदा देखो ये भी होता है कि जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कंपनी किसानों को सपोर्ट करती है, जानकारी देती है कि आप आलू को ऐसे उगाइए, अच्छे बीज प्रोवाइड करती है, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये दूसरे नंबर वाला बिल है। और तीसरे नंबर वाला बिल है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को चेंज करने के लिए। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 देखो एक कंटेक्स्ट में आया था। उस समय देश आज़ाद हुआ था, ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा बेहतर साधन उपलब्ध नहीं थे और फूड ग्रेन्स के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, मतलब फूड ग्रेन्स की कमी थी। तो कुछ लोग जमाखोरी बहुत करते थे कि मतलब अभी स्टोर करके रख लिया और जब दाम महंगे हो जाएंगे तो राइस को, वीट को या फिर ऑनियन को बेच दिया जाएगा। इस प्रकार की जमाखोरी बहुत चला करती थी उस समय। तो सरकार उस कंटेक्स्ट में ये एक्ट लेके आई थी, रोक लगा दी थी सरकार ने कि आप एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक लेवल से ऊपर स्टोर करके नहीं रख सकते। इस एक्ट की सहायता से सरकार जमाखोरी को रोकना चाहती थी। बट देखो, आज के समय में आपको पता है हालात चेंज हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट के इतने बेहतर साधन उपलब्ध हैं, अगर देश के किसी हिस्से में एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी होती है तो तुरंत दूसरे हिस्से से वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ को भेजा जा सकता है ताकि दाम कम किए जा सकें। लेकिन आज के समय में बल्कि इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है कि इन एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखा जा सके, ताकि अगर एक्सपोर्ट करना है तो समय पड़ने पर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। बट देखो, एक्सपोर्ट तभी होगा ना अगर सफिशिएंट मात्रा में किसी ट्रेडर ने उसको स्टोर करके रखा हो, लेकिन स्टोर तो करके रख नहीं सकता था वो इस एक्ट के कारण। तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सरकार ने सोचा और स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने सोचा इस एक्ट को अब हम अमेंड कर देते हैं। आज के समय के हिसाब से ये जो एक्ट है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पाता और स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती इस एक्ट के प्रोविजन के कारण। तो ये तीसरा बिल जो लोकसभा में अब पास हो चुका है, इसको लेके भी किसानों का कोई खास विरोध नहीं है। बट सबसे मेन जो बिल जिसको लेके किसानों का विरोध है
वो है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। देखो, अभी तक क्या होता था, जो विभिन्न स्टेट्स के एपीएमसी एक्ट हैं उसके अनुसार किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं सिर्फ एपीएमसी मंडी में, अनाज मंडी जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा। और उस एपीएमसी मंडी में होते हैं कमीशन एजेंट्स यानी आड़तिया। अब जैसे किसान को राइस बेचना है या फिर वीट बेचना है, तो ये कमीशन एजेंट जिन्हें नॉर्थ इंडिया में आड़तिया कहा जाता है, ये किसानों से फसल प्रोक्योर करते और उस फसल को दे देते एफसीआई को यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। बदले में ये कमीशन एजेंट अपना कमीशन लेते कितना, 2.5%। इसके अलावा किसान जब अपनी फसल को एपीएमसी मंडी में लेके आते तो उन्हें मार्केट फीस भी देनी पड़ती 3%। कई स्टेट्स में रूरल डेवलपमेंट चार्जेस भी लगते 2% या फिर 3%। और किसानों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन था कि वो अपनी फसल बेच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडी में लाकर, उससे बाहर वो अपनी फसल को नहीं बेच सकते। लेकिन इस प्रोविजन का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी होता है कई बार, क्योंकि देखो एपीएमसी मंडी में जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल मतलब सभी कमीशन एजेंट्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया कोई भी किसान आए उसकी फसल हम इस रेट से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 1 क्विंटल 1000 से ज़्यादा खरीदेंगे ही नहीं। तो कमीशन एजेंट्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि इससे ज़्यादा रेट पे हम फसल नहीं खरीदेंगे, कार्टेल बना लिया। तो किसानों को मजबूरी में अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती थी बहुत बार। आप खुद सोच के देखिए ये सिस्टम कितना ज़्यादा अजीब है। मान लीजिए ये किसान का खेत है, ये है एपीएमसी मंडी। अगर किसान को अपनी फसल के उचित दाम मिल रहे हैं किसी दूसरे एरिया में, मतलब एपीएमसी मंडी से बाहर कोई ट्रेडर कहता है मैं आपकी फसल 2000 पर क्विंटल पे खरीद लूँगा, लेकिन किसान अपनी फसल उसको नहीं बेच सकता। किसान को मजबूरी में अपनी फसल ले जानी ही पड़ेगी एपीएमसी मंडी में, और वहाँ पर कमीशन एजेंट्स को अपनी फसल को सेल करना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन देखो इस सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी होते हैं किसानों को। फ़ायदे क्या होते हैं? पहला फ़ायदा तो ये है कि जो कमीशन एजेंट्स होते हैं जिन्हें आड़तिया कहा जाता है, जो मिडलमैन, वो देखो किसानों को उधार दे देते हैं बैंकों से। कई बार किसानों को लोन नहीं मिल पाता, तो ये जो मिडलमैन होते हैं ये सीजन स्टार्ट होने से पहले किसानों को पैसे उधार दे देते हैं, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ब्याज लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं बिना ब्याज के दे देते हैं। लेकिन इससे किसानों को फ़ायदा हो जाता है, मतलब मजबूरी में ये कमीशन एजेंट्स किसानों की हेल्प करते हैं। बैंकों से किसानों को आसानी से लोन नहीं मिल पाता। दूसरा फ़ायदा ये होता है, चूंकि देखो इन कमीशन एजेंट्स को लाइसेंस मिला होता है सरकार से एपीएमसी मंडी में ट्रेड करने के लिए, तो सरकार लाइसेंस सोच समझ के देती है। एक प्रकार से ये कमीशन एजेंट्स भरोसे वाले आदमी होते हैं, मतलब किसान इन पर भरोसा कर सकते हैं, ये धोखा नहीं देंगे। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं इन कमीशन एजेंट्स के। अब बात करते हैं, ये हमने पूरा बेसिक्स डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बिल में क्या प्रोविज़न किया गया है। बिल में देखो ये प्रोविज़न किया गया है कि अब किसानों को अपनी फसल कोई ज़रूरी नहीं एपीएमसी मंडी में लेके आनी है। किसान अपनी जो फसल है वो मंडी से बाहर भी दूसरे ट्रेड एरियाज़ में बेच सकता है। अब दूसरा ट्रेड एरिया देखो कुछ भी हो सकता है। किसान का खेत है जहाँ पर किसान ने फसल को प्रोड्यूस किया है, वहाँ पे भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है। जहाँ पे फसल स्टोर की गई है वहाँ पे बेच सकता है। जहाँ पे इकट्ठी की गई है वहाँ पे किसान अपनी फसल को बेच सकता है। मतलब मंडी से बाहर जो आउटसाइड एरियाज़ हैं, चाहे कोई प्राइवेट मंडी है, वहाँ पर भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है जहाँ किसान को अच्छा लगता है, जहाँ किसान को लगता है कि यहाँ पर फसल बेचने से हमें उचित दाम मिलेंगे। सरकार ने इस बिल में यह भी प्रोविज़न किया है कि एपीएमसी मंडी से बाहर अगर किसान अपनी फसल किसी ट्रेडर को बेचना चाहता है तो उस ट्रेडर के पास पैन कार्ड होना जरूरी है। लाइसेंस की कोई बाध्यता नहीं है। एपीएमसी मंडी में किसान जाएगा तो वहाँ पे तो कमीशन एजेंट के पास में लाइसेंस होना जरूरी है ना किसान की फसल खरीदने के लिए। लेकिन एपीएमसी मंडी से बाहर किसान अपनी फसल किसी ट्रेडर को बेचना चाहता है तो उस ट्रेडर के पास किसी भी लाइसेंस के होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए।
और प्रोविज़न ये भी किया गया है इस बिल में कि एपीएमसी मंडी से बाहर अगर किसान अपनी फसल बेचता है तो फिर किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं लगेगी। याद कीजिए मैंने क्या बताया था कि एपीएमसी मंडी में तो फीस देनी पड़ती है, मार्केट फीस देनी पड़ती है, कई मंडीज़ में रूरल डेवलपमेंट चार्ज देने पड़ते हैं, कमीशन भी देना पड़ता है कमीशन एजेंट्स को, तो ये सारी फीस लगती है एपीएमसी मंडी में। लेकिन एपीएमसी मंडी से बाहर स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगा सकती, तो ये भी किसानों को फायदा होगा। अब आपके माइंड में यूं आया होगा कि जब इतना ज़्यादा फायदा होगा तो आखिरकार किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं। किसानों का जो पहला कंसर्न है वो ये है, देखो एपीएमसी मंडी में तो फीस लगेगी और एपीएमसी मंडी से बाहर फीस लगेगी नहीं, तो किसानों को कहां पे फसल बेचना फायदे का सौदा लगेगा? सर्टेनली एपीएमसी मंडी से बाहर, क्योंकि वहां पे फीस नहीं लग रही है। तो इससे किसान अपनी फसल को एपीएमसी मंडी में नहीं बेचेंगे। अब धीरे धीरे ये जो मंडीज हैं ये इररिलेवेंट हो जाएंगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। अब किसानों का कंसर्न ये है कि जब ये एपीएमसी मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ना, तो बाद में जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, वो किसानों से उनकी फसल परचेज करेंगे और उनकी मोनोपोली हो जाएगी। और मोनोपोली जब हो जाएगी तो वो उचित दाम पर किसानों से उनकी फसलों को प्रोक्योर नहीं करेंगे, वो अपनी मनमर्जी से कम दामों पर अपनी किसानों से उनकी फसलों को प्रोक्योर करेंगे। आप समझ गए? मतलब किसानों का कंसर्न ये है, ये जो सरकार ने प्रोविजन किया है ना, एपीएमसी मंडी से बाहर कोई फीस नहीं लगेगी, इससे बल्कि धीरे धीरे ये एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी तो किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडी से बाहर ही बेचने लगेंगे। शुरू में तो ठीक दाम मिल जाएंगे, धीरे धीरे कम ही प्लेयर बचेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप बच जाएंगे और वो फिर अपनी मोनोपोली कर लेंगे। ये किसानों का सबसे मेन कंसर्न है। दूसरा कंसर्न किसानों का ये है, जब देखो ये एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर कमीशन एजेंट्स जो अभी किसानों से उनकी फसल प्रोक्योर करते हैं एमएसपी पर, एफसीआई के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, तो एमएसपी पर किसानों से उनकी फसल प्रोक्योर करने वाला कोई भी नहीं होगा और धीरे धीरे ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो है ये भी खत्म हो जाएगा। हालांकि देखो ये सिर्फ किसानों का डर है। सरकार बोलती है अरे भैया आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, हम एमएसपी किसी भी कीमत पर नहीं ख़त्म करने वाले हैं। मतलब आप जब मर्जी चाहे अपनी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच सकते हो, हम इस सिस्टम को नहीं ख़त्म करने वाले हैं। बट किसानों को ये डर लग गया है कि कहीं आगे जाके सरकार एमएसपी सिस्टम ख़त्म ना कर दे। और आपको पता है हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो किसानों के इस डर को और ज़्यादा हवा दे रही हैं कि सरकार तो आगे जाके एमएसपी ख़त्म कर देगी। तो कुछ मतलब कंसर्न जो हैं वो जेन्युइन है, कुछ बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है किसानों को। और एक और कंसर्न जो है किसान का वो ये है कि देखो एपीएमसी मंडी से बाहर अगर हम किसी ट्रेडर को अपनी फसल बेचते हैं तो उस पर भरोसा कैसे करें। मतलब बेच दी, मान लीजिए वो ट्रेडर बोल रहा है कि हम महंगे दाम पे आपकी फसल खरीदेंगे, लेकिन वो भाग जाता है फसल लेके या फिर धोखा कर लेता है किसान से, तो फिर क्या होगा। अब एपीएमसी मंडी में तो आपको पता है ट्रेडर भागते नहीं है, कमीशन एजेंट्स की वहाँ पे शॉप होती है बहुत सालों से, तो कमीशन एजेंट वहीं पे होते हैं, भरोसे लायक होते हैं। लेकिन मंडी से बाहर जो ट्रेडर होंगे वो किसानों के भरोसे लायक नहीं होंगे ना, हो सकता है किसानों को लूट लिया जाए। समझ गए। और इसके बाद एक प्रोविज़न ये है इस बिल में कि अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है किसानों का ट्रेडर के साथ में, तो फिर एसडीएम के पास किसान जा सकता है और एसडीएम शिकायत मिलने पर एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड का गठन करेगा और उस कॉन्सिलिएशन बोर्ड का जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। लेकिन किसानों का कंसर्न ये है, अरे भैया हमें सिविल कोर्ट जाने की इजाज़त दीजिए ना। आपका जो ये कॉन्सिलिएशन बोर्ड है, हो सकता है ये किसानों के अगेंस्ट फैसला दे, किसानों के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप ये प्रोविज़न कीजिए कि किसान जो हैं वो जा सकें सिविल कोर्ट के पास भी। तो मेनली इन कंसर्न्स के चलते किसान जो है बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि देखो काफ़ी समय से हम स्टेट्स को ये बोल रहे थे
कि आप एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म लाइए। हमने 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट भी प्रेजेंट किया, बावजूद इसके सभी स्टेट्स ने एक्ट नहीं किया। तो मजबूरी में हम पहले ऑर्डिनेंस लेके आए और अब इसे कानून की शक्ल दे रहे हैं। देखो, आपको याद होगा हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस किया था। उस आर्टिकल में राइटर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी। अभी देखो, बिहार में ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि कोई जरूरी नहीं किसान को अपनी फसल एपीएमसी मंडी में ही बेचनी है, किसान एपीएमसी मंडी से बाहर भी अपनी फसल को बेच सकता है। हुआ क्या है, इस प्रोविजन के इंप्लीमेंट होने के बाद बिहार में एपीएमसी मंडी से बाहर प्राइवेट मार्केट्स बन गई हैं। ये मान लीजिए मंडी है, ये प्राइवेट मार्केट है। तो अब देखो, एपीएमसी मंडी में तो मार्केट फीस वसूली जाती है किसानों से, इसके बदले में एपीएमसी मंडी में व्यवस्था भी तो प्रोवाइड की जाती है ना, जैसे पानी पीने की व्यवस्था है, दूसरी ठहरने की व्यवस्था है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन बाहर जो मार्केट बनी है, प्राइवेट मार्केट, वहां पे भी कार्टेल बन गए हैं। आमतौर पे ये शिकायत है ना सरकार की कि एपीएमसी मंडी में जो मिडिलमैन होते हैं उनके कार्टेल बन जाते हैं। लेकिन इवन इस प्रोविजन के इंप्लीमेंट होने के बाद बिहार में जो प्राइवेट मार्केट्स हैं बाहर, वहां पे भी ट्रेडर्स ने कार्टेल बना लिया है। फीस वहां पे भी वसूले जाने लगी है कि आपको इस प्राइवेट मंडी में अगर ट्रेड करना है तो फीस देनी पड़ेगी। लेकिन देखो, फीस देने के बावजूद यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे तो कम से कम सरकार ये तो इंश्योर करवाती थी कि फीस वसूली जा रही है, इसलिए एपीएमसी मंडी में व्यवस्था तो हो, कम से कम सड़क हो, ठहरने की व्यवस्था हो, दूसरी फैसिलिटीज हो किसानों के लिए। लेकिन बाहर जो प्राइवेट मंडीज हैं वो भी किसानों से फीस वसूलने लगी हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो ये हमने 3 बिल्स के बारे में डिस्कस किया। मेन जो विरोध है वो पहले बिल को लेके है। कंक्लूजन में आप कह सकते हो, किसानों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। किसान फुली अवेयर होने चाहिए कि इस बिल से क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, और जो किसानों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको सरकार को एड्रेस करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अफगान पीस प्रोसेस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और ये आर्टिकल लिखा गया है राकेश सूद के द्वारा। देखो, 2016 में जब ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये वादा किया था यूएस की जनता से कि अभी यूएसए बहुत सारे वार्स में एंगेज्ड है, जिससे यूएसए की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप मुझे वोट देते हो, अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं, तो मैं उन सभी वार्स को ख़त्म करूंगा और यूएसए की फोर्सेस जो दूसरे देशों में तैनात हैं उनको मैं लेके आऊँगा वापस यूएसए में। तो बाद में आपको पता है ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। देखो, अफगानिस्तान को लेकर शुरुआत में ट्रंप की रणनीति यह रही कि वार को खत्म किया जाए। वार को कैसे खत्म किया जाए? अभी स्टालमेट है, ना तो यूएस वार जीत रहा है, ना ही तालिबान वार जीत रहा है। तो ट्रंप ने सोचा अफगानिस्तान में ट्रूप्स की जो संख्या है उसे अगर हम इंक्रीज कर दें तो शायद तालिबान को हम अफगानिस्तान में हरा पाएं। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को भी बुरा भला कहा, पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट किया कि तुमने इतना सारा हमारा पैसा ले लिया मदद के तौर पे, मतलब यूएसए ने बहुत ज़्यादा एड दी है पाकिस्तान को, लेकिन बावजूद इसके तुमने हमेशा तालिबान का साथ दिया और हमारे साथ धोखा किया। ट्रंप ने ये सारी बातें बोली पाकिस्तान को। लेकिन देखो, जल्द ही ट्रंप को ये समझ में आ गया कि फोर्सेस की जो संख्या है इंक्रीज करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा इसी में है कि हम एक सम्मानजनक एग्रीमेंट साइन करते हैं तालिबान के साथ और अपनी फोर्सेस को यहाँ से ले जाते हैं। तो जो तालिबान जिसको हमेशा से यूएस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता आया है और जिसको हराने के लिए यूएसए ने इतना पैसा खर्च हुआ, यूएसए के एलाय कंट्रीज़ के इतने जवान शहीद हुए, उसी तालिबान के साथ यूएसए ने डायरेक्ट बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? काफ़ी महीनों तक बातचीत चलती रही और बातचीत वैसे देखो यूएसए और तालिबान के बीच में हो रही थी, बट एक्चुअल में वो बातचीत एक पक्षीय नहीं थी, 3 पक्षीय थी। एक तरफ जहां यूएसए डायरेक्ट तालिबान के साथ बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ यूएसए पाकिस्तान को भी बोल रहा था। यूएसए पाकिस्तान को बोल रहा था कि अरे तुम्हारी तो दोस्ती है तालिबान के साथ,
उनको टेबल पे लेके आओ, आप तालिबान को कन्विंस करो कि यूएसए के साथ बातचीत करें। समझ गए? क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान की तो एक ही बात है ना। तो यूएसए पाकिस्तान को बोल रहा था कि तालिबान को आप बातचीत करने के लिए टेबल पे भेजो, और तीसरी तरफ यूएसए अफगानिस्तान की सरकार को भी समझा रहा था। अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे, अरे डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, तालिबान के साथ हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, इससे अफगानिस्तान में पीस आएगी और आपके जो इंटरेस्ट है वो भी हम सिक्योर करेंगे। यूएसए ये सब बातें अफगानिस्तान की सरकार को बोल रहा था। शुरुआत में जब तालिबान और यूएसए के बीच बातचीत स्टार्ट हुई तो 4 पॉइंट्स को लेकर बातचीत स्टार्ट हुई। सबसे पहले यूएसए ने तालिबान से मांग की कि आप वायलेंस बंद कर दीजिए, तभी बातचीत होगी, सीज फायर एग्रीमेंट आप साइन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये रखा यूएसए ने तालिबान के सामने, इंट्रा अफगान डायलॉग होना चाहिए, मतलब कि आपकी बातचीत होनी चाहिए अफगानिस्तान सरकार के साथ ताकि किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन हो, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए आप मेन स्ट्रीम में आ जाइए। तीसरा पॉइंट ये था कि तालिबान अल कायदा जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ अपने रिलेशंस खत्म करें, टाइज कट करें। चौथा पॉइंट था यूएसए की ट्रूप्स के विड्रॉल को लेके अफगानिस्तान से लेके। बट देखो, तालिबान ने सिर्फ एक पॉइंट को स्वीकार किया, बाकी 3 पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया। कुछ शर्तें भी थीं, जैसे कि अफगान सरकार 5000 अफगानी मिलिटेंट्स को रिहा करेगी और बदले में जो तालिबान हैं वो 1000 के आसपास अफगान सोल्जर्स को रिहा करेंगे। इस बात को लेके विवाद पैदा हो गया, इसलिए काफ़ी समय लग गया अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत स्टार्ट होने में। अंत में ये बातचीत स्टार्ट हुई, पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है दोहा में। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, क्या तालिबान के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि देखो, यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, इन्होंने एक रिपोर्ट इशू की जुलाई में। रिपोर्ट में कहा गया तालिबान अभी भी वायलेंस कर रहा है, वायलेंस का सहारा ले रहा है अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को हरास करने के लिए। लेकिन वायलेंस इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है तालिबान के द्वारा जानबूझकर कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि यूएसए जो जाने वाला है अफगानिस्तान से वो अपना प्लान रद्द कर दे। समझ गए? मतलब वायलेंस अभी भी तालिबान के द्वारा किया जा रहा है और फेवरेबल कंडीशंस आने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही यूएसए अफगानिस्तान छोड़ के जाएगा वैसे ही तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा यूएन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की एक रिपोर्ट ने कहा कि अभी भी तालिबान ने अल कायदा जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने टाइज पूरी तरह से कट नहीं किए हैं। अभी भी अल कायदा तालिबान के अम्ब्रेला के अंतर्गत ऑपरेट कर रहा है काफ़ी सारे प्रोविंसेस में, जैसे निमरोज, हेलमंड, कंधार। इवन कंसर्न देखो ये भी है, 5000 जो तालिबान मिलिटेंट्स रिहा किए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फिर से इंसर्जेंसी को ज्वाइन कर लिया है, यानी वो अब फिर से वायलेंस करने लगे हैं। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। देखो, हमेशा से विभिन्न एक्टर्स के द्वारा ये बातचीत की जाती रही है, ये डिमांड रखी गई है कि जो अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने की प्रोसेस हो वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल्ड होनी चाहिए। फिर से बोलता हूँ, जो भी पीस प्रोसेस चले अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बट अभी देखो जो बातचीत चल रही है वो तो तालिबान कंट्रोल्ड है। तालिबान जो चाह रहा है वैसा हो रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी देश की नहीं है। यूएसए अब अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है, बाकी कोई देश जैसे चाइना, रशिया, ये देश भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। रशिया का सिर्फ कंसर्न इतना है कि एक तो अफगानिस्तान से रशिया में ड्रग्स की सप्लाई ना हो, दूसरा अफगानिस्तान एक रूट ना बने, सोर्स ना बने साउदर्न रशिया में एक्सट्रीमिज्म का। और चाइना को तो देखो कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर होल्ड है और पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को हम चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। समझ गए? बचता है एक मेजर कंट्री, वो है इंडिया।
इंडिया ने देखो अब सिचुएशन को समझ लिया है। पहले क्या था, इंडिया तालिबान के साथ मेज पर बैठने से ही इनकार कर देता था। मतलब जिस टेबल पे तालिबान बैठा होता था, इंडिया कह देता था हम इस टेबल पे नहीं बैठेंगे। बट अब चूंकि अफगानिस्तान सरकार खुद ही बातचीत कर रही है तालिबान से, तो इंडिया ने भी पहली बार उस टेबल पे हिस्सा लिया बातचीत के लिए जिस पर तालिबान बैठा था। पहले राउंड की जो बातचीत हुई है अफगान सरकार और तालिबान के बीच, उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसको संबोधित किया। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। वैसे भी जो बड़े देश हैं वो हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि अगर इंडिया चाहता है कि अफगान पीस प्रोसेस में आपको भी इन्वॉल्व किया जाए, तो आपको तालिबान के साथ बातचीत करनी होगी। आप ये नहीं डिमांड कर सकते कि हम तालिबान के साथ बातचीत भी नहीं करेंगे और अफगान पीस प्रोसेस में भी इंडिया को शामिल किया जाए। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने तालिबान के साथ, मतलब डायरेक्टली इंडिया नहीं बात कर रहा है तालिबान के साथ, लेकिन उस टेबल पे बातचीत करने के लिए इंडिया इन्वॉल्व हुआ जिस टेबल पे तालिबान बैठा था। तो अब लास्ट में देखो एक बात ये बोली जाती है, जो वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा गया था अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के द्वारा, कि तालिबान को अब समझना होगा 74% अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी एज 30 साल से कम है। ये वो लोग हैं जो बेशक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहे हों लेकिन ओपन सोसाइटी में रहे हैं। ये लोग कभी भी तालिबान के उस रूल को स्वीकार नहीं करेंगे जो 1996 से लेकर 2001 के बीच में था। ये जो यूथ हैं वो राइट्स चाहते हैं, ये यूथ एम्बिशियस हैं, वो आपके पुराने जो कंजर्वेटिव सोच है उसके अनुसार नहीं चल सकेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। कुल मिला के इंडिया का भी यही स्टैंड है। इंडिया भी चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो सोवरिन रहे, यूनाइटेड रहे, स्टेबल, प्लूरल, डेमोक्रेटिक रहे। और इसीलिए इंडिया की जो सोच है वो बहुत सारे अफगानिस्तान के सेक्शन से मिलती है। इंडिया चाहता है अभी भी अफगान जो पीस प्रोसेस है वो अफगान लेड, अफगान कंट्रोल्ड और अफगान ओन्ड होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए इंडिया को विभिन्न लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ, लाइक माइंडेड सेक्शंस के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अब यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। तो एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए इंडिया को लाइक माइंडेड सेक्शंस के साथ मिलकर काम करना होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और जापान रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट? नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और जापान रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? पिछले महीने उस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बीमारी के चलते, यानी बीमार होने के चलते, वो जापान के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री बने योशिहाइडे सुगा। अब देखो कंसर्न ये है, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, इनके कार्यकाल में इंडिया और जापान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। जैसे इंडिया और जापान के बीच जो पार्टनरशिप है इसे अपग्रेड किया गया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के तौर पर। क्वाड ग्रुप की स्थापना हुई जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने एनपीटी ट्रीटी को साइन नहीं किया है, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर भी जापान ने उस देश के साथ, यानी इंडिया के साथ, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। और हाल ही में एक एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भी जापान ने इंडिया के साथ साइन किया। शिंजो आबे के कार्यकाल में ही इंडिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच हर साल एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होने लगा। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जिसके बेस पे कहा जाता है शिंजो आबे के कार्यकाल में इंडिया और जापान के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो अब जापान के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है योशिहाइडे सुगा, क्या इनके कार्यकाल में भी हमारे रिश्ते उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे या फिर किसी प्रकार का कोई फर्क आएगा?
देखो, प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआती जो स्टेटमेंट दी गई है योशीहाइड सुगा के द्वारा, वो तो ये है कि पहले जो पॉलिसीज चल रही थी वैसी ही चलती रहेंगी, मतलब मैं कंटिन्यूटी प्रोवाइड करूंगा शिंजो आबे की पॉलिसीज को। वैसे देखो, ऐसा लगता भी है क्योंकि योशीहाइड सुगा ये लंबे समय से जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के कंपेनियन रहे हैं, साथी रहे हैं। ये चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे 2012 से लेके अभी तक, टॉप स्पोक्सपर्सन थे शिंजो आबे गवर्नमेंट के, और शिंजो आबे की पॉलिसीज के की इम्प्लीमेंटर भी थे। इसके अलावा पिछला जो कार्यकाल था शिंजो आबे का, उस दौरान ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल अफेयर्स भी थे। तो ऐसा लगता नहीं कि कोई मेजर डिफरेंस आएगा योशीहाइड सुगा की पॉलिसीज में और पहले जो पॉलिसीज थी शिंजो आबे की प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन फिर भी एक देखो, मोदी और शिंजो आबे के बीच में एक बेहतर केमिस्ट्री थी, तो थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। अभी जिस समय में इन्होंने कमान संभाली है वो समय भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। एक तरफ यूएसए के इलेक्शन होने वाले हैं, दूसरी तरफ चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस को शो कर रहा है, तीसरा इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ना सिर्फ जापान की बल्कि पूरे वर्ल्ड की। और मेन जो दारोमदार होगा योशीहाइड सुगा के ऊपर, एक तो जापान की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना, दूसरा जुलाई 2021 में जापान में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। पहले तो 2020 में ऑर्गेनाइज होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के चलते पोस्टपोन हो गए। तो अच्छे ढंग से ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाना, ये कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी योशीहाइड सुगा के ऊपर। और देखो, अगले ही महीने क्वाड के मेंबर कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, तो उस मीटिंग में जापान का क्या रुख रहेगा, उसी से ये अंदाज़ा लग सकता है कि जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहाइड सुगा, उनके सरकार की क्या अप्रोच रह सकती है। क्या उनके सरकार की अप्रोच भी पहले जैसी रहेगी या फिर अप्रोच में कुछ बदलाव आने वाला है। ये क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और जापान रिलेशंस के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।